नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद से प्यार हो गया है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जमुई में परिवारवाद और नवादा में भ्रष्टाचार को लेकर लालू यादव या तेजस्वी यादव पर निशाना क्यों नहीं साधा? परिवारवाद का जिक्र तो उन्होंने इशारे में भी नहीं किया। तेजस्वी यादव इसका श्रेय ले रहे हैं कि जमुई और नवादा की रैली से पहले उन्होंने ट्वीट कर जो सवाल पूछे उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद का नाम ही नहीं लिया। यकीन नहीं होता कि तेजस्वी के सवाल उठाने के कारण पीएम परिवारवाद पर चुप हो गए। उम्मीद है कि वे गुना की रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार करेंगे, तब परिवारवाद पर खुलकर बोलेंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर के लिए प्रचार करेंगे। उस वक्त परिवारवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा जरूर बताएंगे। लेकिन यह तो बहुत बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव उकसा रहे हैं कि जमुई और नवादा की रैली में प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बोलें, और प्रधानमंत्री ने अपने इस प्रिय विषय पर बोला ही नहीं। हमने जमुई और नवादा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को पूरा पढ़ा। हैरानी हुई कि उसमें एक बार भी परिवारवाद की बीमारी का जिक्र नहीं है। यह नवादा की रैली का मंच है, इसे आप प्रधानमंत्री का परिवारवाद भी कह सकते हैं। इस मंच पर 3 लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद के प्रतीक कहे जा सकते हैं। यहां से बीजेपी ने नेता पुत्र को टिकट दिया है। विवेक ठाकुर के पिता सीपी ठाकुर वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और बीजेपी से कई बार सांसद रह चुके हैं। विवेक ठाकुर को बीजेपी ने राज्यसभा का भी सदस्य बनाया था। इसी मंच पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जिनके पिता शकुनी चौधरी समता दल से 7 बार सांसद और विधायक रहे। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं। नवादा की रैली में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी थे। यह पार्टी भी परिवारवादी है, मगर बीजेपी ने चिराग की पार्टी के साथ गठबंधन किया है और 5 सीटें दी है। चिराग ने ट्वीट भी किया कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिले इस प्यार और सम्मान का मैं सदैव आभारी रहूंगा। परिवारवाद के 3 स्तंभ एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इसी कारण इस मंच से प्रधानमंत्री के भाषण से परिवारवाद ही गायब नजर आया। जबकि हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 15 अगस्त 2023 को उन्होंने लाल किला से परिवारवाद पर कितना कुछ बोला था, मगर नवादा की रैली में लाल किला वाला भाषण लगता है पीएम भूल गए। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। मुक्ति की बात कर रहे थे। लाल किला का भाषण सुनकर किसी को लगेगा कि कितना सोचकर सुंदर तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया दिखाएगा ही नहीं कि नवादा की रैली में प्रधानमंत्री परिवारवाद के लिए प्रचार कर रहे थे। 2014-2019 के बाद यह तीसरा चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद के नाम पर राहुल गांधी को ही निशाना बनाते रह गए, मगर खुद परिवारवादी पार्टियों से गठबंधन करते रहे और अपनी पार्टी के भीतर सांसद पुत्रों को टिकट देते रहे और उनके लिए प्रचार भी करते रहे। यही नहीं, दूसरे दलों से भी नेता पुत्रों को उठाकर अपनी पार्टी में ले आए, लोकसभा भेजा, राज्यसभा का टिकट दिया। तो यह है प्रधानमंत्री मोदी की परिवारवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई का नमूना। नवादा से पहले जमुई की रैली में भी लगता है वे परिवारवाद का जिक्र भूल ही गए। जमुई से लोजपा के उम्मीदवार हैं चिराग पासवान के बहनोई और रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती। चिराग पासवान इसी सीट से सांसद थे, अब उनके बाद उनके बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया गया है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं गठबंधन में, 4 सीटों पर उनके उम्मीदवार परिवारवाद के प्रतीक कहे जा सकते हैं।
चिराग खुद हाजीपुर से लड़ रहे हैं, जहां से उनके पिता रामविलास पासवान रिकॉर्ड मतों से पहली बार जीते थे। समस्तीपुर से नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चिराग की पार्टी से उम्मीदवार हैं। वैशाली से जिस वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, वे भी विधान पार्षद की पत्नी हैं और वीणा देवी पहले भी यहां से सांसद रही हैं। जमुई की रैली में भी प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद का जिक्र नहीं कर पाए, उल्टा परिवारवाद को लेकर इमोशनल हो गए और चिराग को अपना छोटा भाई कह दिया। आज इस मंच से एक कमी हम सबको महसूस हो रही है। हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों, वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। क्या आपने कहीं हेडलाइन देखी कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद के नाम पर वोट मांगे? कौन छापेगा ऐसी हेडलाइन? अरुण भारती के लिए एक एक वोट वे रामविलास पासवान के संकल्पों के नाम पर मांग रहे थे। जिस पार्टी को 400 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, हर दूसरा एक्सपर्ट बीजेपी की जीत का ऐलान कर चुका है, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता अपना सबसे बड़ा मुद्दा ही छोड़ दें तो यह अजीब लगता है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जमुई और नवादा की रैली में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र विस्तार से क्यों नहीं कर सके? परिवारवाद का तो नाम ही नहीं लिया। क्या वे भी परिवारवाद से प्यार करने लगे हैं? जमुई की रैली से पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीटों पर विशुद्ध 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के तथा 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी पार्टी के हैं। जमुई में अरुण भारती पूर्व एमएलसी ज्योति पासवान के सुपुत्र हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद हैं और एलजेपीआर के एमपी एवं वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीजा जी हैं। असल में जमुई में प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद पर बोलते भी तो कैसे बोलते? आप कहेंगे गठबंधन है, दूसरे दल का उम्मीदवार नहीं तय करते, लेकिन नवादा में बोल सकते थे कि उन्होंने सीपी ठाकुर के बेटे को क्यों टिकट दिया और यह किस तरह से परिवारवाद नहीं है। प्रधानमंत्री भी एक नया परिवारवाद चला रहे हैं। जब लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना कोई परिवार नहीं, तो सारे नेता लिखने लग गए मोदी का परिवार। मोदी का परिवार उनके ट्विटर हैंडल में जुड़ गया है। कमाल की बात है ना, जिस शब्द के सहारे उन्होंने विपक्ष को सबसे बुरा कहा, उसी शब्द को हार बनाकर खुद ही पहन लिया। आज उनकी पार्टी के हर बड़ा नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखता है। प्रधानमंत्री भी सभी को अपना परिवार कहने लगे हैं। 13 मार्च को महाराष्ट्र में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। 20 में से 9 उम्मीदवार परिवारवादी निकल आए। यानी मोदी सिस्टम में 2 प्रकार के परिवारवाद हैं, एक नेताओं के बेटे बेटियां, दामाद या ससुर, दूसरा खुद अपना मोदी का परिवार। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि बिहार में एनडीए के 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जो परिवारवादी हैं। तेजस्वी यादव ने सभी 14 उम्मीदवारों का नाम उनके परिवार के नाम के साथ ट्वीट किया है। बिहार में मोदी का परिवार भले ना फंसा हो, मगर मोदी का परिवारवाद वाला मुद्दा फंस गया है। परिवारवाद के नीचे एक और वाद है जिसे आप जातिवाद के नाम से जानते हैं। वो खेल भी देखिए। नवादा की सीट पर एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं।
परिवारवाद के साथ साथ आपको भारत की राजनीति की एक और सच्चाई दिखेगी, जातिवाद की। बताने का मकसद यही है कि 2014 के बाद से भारत की राजनीति में चंदे का धंधा और ईडी के महाप्रयोग के अलावा कुछ नहीं बदला है। सब कुछ उसी फॉर्मूले पर हो रहा है जो पहले से चल रहा था और नरेंद्र मोदी वही सब कर रहे हैं। उन्होंने ना तो इन बीमारियों को खत्म किया ना बदला है। 2009 से नवादा में बीजेपी एक ही जाति के उम्मीदवार को टिकट दे रही है और उसी जाति के उम्मीदवार यहां से जीत रहे हैं। 2009 में बीजेपी के टिकट से भोला सिंह जीते, 2014 में गिरिराज सिंह जीते, 2019 में लोजपा के चंदन सिंह जीते, 2024 में विवेक ठाकुर उम्मीदवार बनाए गए। सभी एक जाति के ही हैं ये सभी। इसी तरह आप कई सीटों का हाल देख सकते हैं। नवादा सीट पर एक जाति के दम पर जीतने का राष्ट्रवाद इतना मजबूत है कि बीजेपी नवादा के भीतर से कोई उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाती। उस जाति के लोग नवादा के रहने वाले भी होंगे, लेकिन कभी बेगूसराय से, तो कभी बढ़ैया से, तो कभी मोकामा से, तो कभी पटना या मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार लाकर खड़े करती है। बाहर से जाति के नाम पर जातिवाद का वोट लेने के लिए उम्मीदवार लाती है। अब आप फर्जी विश्लेषण पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन यह कहीं से मोदी का राजनीति में नया प्रयोग नहीं है। यह सब तो बाबा आदम के जमाने से भारत की राजनीति में चल रहा है। हाँ, उस जाति के लोग यह जरूर सोच सकते हैं कि अगर उनके वोट से उन्हीं की जाति का व्यक्ति सांसद बन रहा है तो उनके जिले का क्यों नहीं बन सकता है। क्या प्रधानमंत्री नवादा की सीट के इस जातिवाद पर कुछ बोल सकते थे? कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। नवादा रैली के पहले भी तेजस्वी ने ट्वीट कर भ्रष्टाचार पर 10 सवाल दाग दिए। तेजस्वी ने पूछा कि पीएम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से बीजेपी ज्वाइन की। पीएम बताएंगे कि कैसे और क्यों कथित विपक्षी भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने एवं नारंगी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद बेईमान, भ्रष्ट और नकारे से ईमानदार, कर्मठ व सुयोग्य बन सभी केसों से बरी हो जाते हैं। पीएम बताएंगे कि जांच एजेंसियों की मदद एवं छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कैसे और क्यों बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डालती हैं। पीएम बताएंगे कि क्यों जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के घर छापा नहीं मारती, बीजेपी नेताओं की जांच क्यों नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, वो जवाब है ही नहीं ना, उसका क्या जवाब है उनके पास? कोई जवाब ही नहीं है। परिवारवाद भी भूल गए जब उनका लिस्ट हम लोग सामने ले आए। तो भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया तो उस पर नहीं बोले। लेकिन बात समझना पड़ेगा, ये तो चुनाव है, चुनाव में प्रधानमंत्री आते हैं फिर चले जाएंगे। लेकिन आज जहाँ सभा कर रहे थे वारसलीगंज में, पिछले बार आए थे तो बोले थे कि वहाँ का चीनी को मिल को हम चालू करवाएंगे। 10 साल हो गए अब तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। मोतिहारी आए थे तो बोले थे यहीं के चीनी का मिल का ही चीनी का चाय हम पिएंगे, वो भी नहीं चालू हुआ। तो जो कहते हैं वो कहाँ करते हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, भाई प्रधानमंत्री जी कम से कम मुद्दे की बात कीजिए। बेरोजगारी पे बताइए, आपने देश भर में कितनी नौकरियां दी, आपका विजन क्या है, रोजगार कैसे पैदा कीजिएगा, बिहार में पलायन कैसे रोकिएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। आप महंगाई पर बताइए कि हर चीज़ महंगा होता चला जा रहा है, गरीब के थाली में से दाल रोटी गायब हो रहा है, उनका पेट कैसे आप भरिएगा। 22 तो छोड़िए, 24 के चुनाव आ गए। आप पक्का घर दे रहे थे जो बेघरों को, कहाँ गया? 22 खत्म। बस चुनाव है, जुमला है, कुछ भी बोलेंगे। अंतवा गतवा यही रिजल्ट आएगा कि हिंदू मुसलमान ही कराना पड़ेगा बीजेपी, और कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, क्या बोलेंगे भाजपा के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई की रैली में परिवारवाद पर नहीं बोल पाए, मगर भ्रष्टाचार पर वहां ठीक ठाक बोलकर आए। उसमें भी एक लाइन चुनावी चंदे के धंधे को लेकर नहीं बोल सके। बस यही कह पाए कि मोदी आया तो भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, जेल गए। लेकिन नवादा की रैली में भ्रष्टाचार गायब ही था, बस जिक्र हुआ एक जगह पर। उन्होंने तेजस्वी यादव या लालू यादव को लेकर उस तरह से टारगेट नहीं किया। आप देखिए कि पीएम कहां से कहां बात को ले जाते हैं। एक लाइन में भ्रष्टाचार तो अगली लाइन में सनातन को तोड़ने वाले।
पूरी कोशिश यही लगती है कि जनता के मन में सनातन वाली बात ही रजिस्टर करे, भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा ना बोलें, ताकि उसे याद आ जाए कि उनसे भी तो पूछा जा रहा है कि दूसरे दलों के नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो उनकी पार्टी में कैसे आ जाते हैं या उनके सहयोगी दल कैसे बन जाते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? प्रधानमंत्री के भाषण में धर्म आ ही जाता है। इसके बिना उनके विकास की कहानी ना तो शुरू होती है, ना मंजिल पर पहुंचती है, ना भ्रष्टाचार पर हमला पूरा होता है। बस इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे जो खेल हुआ है उस पर नहीं बोलते। शायद उन्हें पता है कि धर्म का नाम लेते ही जनता गर्व से टाइट हो जाएगी। फिर उसे ध्यान नहीं रहेगा कि ईडी के छापे के बाद कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार है, लेन देन है? जनता यह सवाल पूछना भूल जाएगी। धर्म पर उसकी नजर टिक जाएगी। वो यह भी भूल जाएगी कि घाटे में चलने वाली कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। क्या यह घोटाला नहीं हो सकता है? अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट मोदी राज के इस सबसे बड़े कानून को गेंदे की माला पहनाता, ना कि गले से उतार कर इसे रद्द कर देता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबरीलाल। उम्मीद है आपको ये धमाकेदार वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि मोदी आज भी 10 साल सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहने के बाद वही धार्मिक और परिवारवाद के मामले में फंसे हुए हैं, जबकि उनके आरोप विपक्षी पार्टियों पर रहते हैं। मुझे उम्मीद है आप अपनी राय इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य देंगे। इसके अलावा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने चित परिचितों दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। आपको हमारी किसी वीडियो से शिकायत है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें, हम और हमारी टीम जल्द उस पर अमल करेगी। तो जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।